संभावनाओं के बीच सदैव हमारे अंदर ही पलते हैं, पर फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उसे अपनी मेहनत से पेड़ का रूप देते हैं या वापस उसी मिट्टी में मिला देते हैं जिस मिट्टी से वो आया था। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिश्रा विकास अपने चैनल इमोशनली एंड प्रैक्टिकली मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। हाजिर हूँ मैं आपके सामने फिर से एक नई दिलचस्प स्टोरी के साथ में। अगर आप ऐसी दिलचस्प स्टोरियाँ सुनते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए। ये कहानी एक राजा की है, एक ऐसे राजा की जिसके 3 पुत्र थे। 3 पुत्र जो भी बहुत ही छोटे थे, पर वो राजा ये सोचता था कि बहुत ही लंबे समय से मैं राज्य कर रहा हूँ और राज करते करते मुझे कभी भी बाहर जाने का मौका नहीं मिला। मैं इस राज्य काम में हमेशा फंसा रहता हूँ। वो हमेशा ये सोचता रहता है कि मेरे बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। वो अपने मंत्रियों से हर समय इस बात की चिंता कर रहा होता है। उसके मंत्रीगण उसे कहते हैं कि आपके तीनों बेटे योग्य हैं, पर आप किसका चयन करेंगे अपने राज्य का युवराज बनाने के लिए। कहते हैं कि धर्म कहता है बड़े लड़के को ही युवराज बनाना चाहिए, पर राज्य के हित के लिए राजा उसे बनाना चाहिए जो राज्य के हित में काम कार्य करे। परंपराओं से चली आ रही चीजों को सपोर्ट करना, इस चीज को तो मैं भी नहीं मानता। राजा भी कुछ ऐसा ही था। राजा भी इस चीज को नहीं मानता था। वो चाहता था कि वो उसका राज्य का जो दारोमदार है, जो राज्य का भार है, वो अपने किसी ऐसे पुत्र को सौंपे जो उस राज्य के लिए जीना चाहता हो, बल्कि राजा बनकर नहीं जीना चाहता हो। कहने का मतलब है राज्य की प्रजा की सेवा के लिए जीना चाहता हो। तो उसके मंत्रियों ने राजा को एक सलाह दी। राजा को कहा, राजा इस समय एक जैसे कहते हैं कि मतलब फसल कटने का समय हो रहा होता है, तो राजा को कहने का मतलब एक अवसर मिल जाता है अपने पुत्रों में से एक चयन करने का कि ज्यादा योग्य कौन है। उस फसल कटते समय को उन्हें देखकर ये ख्याल आता है कि बस करो, मुझे अपने सवाल का जवाब ढूंढने का समय मिल चुका है। वो अपने तीनों पुत्रों के पास जाते हैं। उस समय गेहूं की फसल होती है, उस गेहूं के बीज को लेकर आते हैं और अपने तीनों पुत्रों में बराबर बराबर बांट देते हैं। कहने का मतलब है एक बोरिया बांट देते हैं और कहते हैं कि अब मैं 4 धाम की यात्रा के लिए जाता हूँ, क्योंकि मैं जिंदगी में बहुत दिन से 4 धाम की यात्रा करना चाहता था, पर तुम्हारे और राज्य के कार्य में मैं इतना उलझा हुआ था कि मैं जा नहीं पाता था। पर हाँ, वहां से लौटने के बाद करीबन मुझे शायद 1 साल लग जाएगा, और वहां से लौटने के बाद मैं ये जरूर देखूंगा कि इन बीजों का तुमने किया क्या। और हाँ, ये बीज ही डिसाइड करेंगे कि आगे जाके तुम में से इस राज्य का राजा कौन होगा। सारे लड़के इस बात को स्वीकार कर लेते हैं। राजा अपने 4 धाम की यात्रा पे निकल जाता है और 1 साल बाद वापस आकर देखता है। उसके 1 साल के बीच में वो तीनों लड़के अपनी अपनी समझ से उस बीज का उपयोग करते हैं। सबसे बड़ा लड़का वो सोचता है कि पिताजी ने जब कुछ ऐसी कीमती चीज दी है तो क्यों ना इसे संभाल कर रख दी जाए कि जब पिताजी वापस आए तो उन्हें इसी समय वापस कर दी जाए। वो अपने घर में जाता है, अपनी अलमारी में उस बोरी को बंद करके रख देता है। और उसका जो बड़े से बाद दूसरे नंबर का बेटा होता है, वो सोचता है कि पिताजी तो आने वाले हैं, पूरे साल लग जाएंगे। 4 धाम की यात्रा मतलब उस समय की बात है, तो बहुत ही समय लगता था। तो एक काम करता हूँ, मैं इसे जमीन पर फेंक देता हूँ, ये अपने आप उग जाएंगे और फिर जब पिताजी आएंगे तो मैं उन्हें 1 बोरी के बदले 10 बोरियां दे दूंगा, वो और प्रसन्न हो जाएंगे। वो अपनी समझ से जाता है और वहां की जमीन पे, जैसी तैसी जमीन होती है, उसने कभी किसानी तो की नहीं होती है, उसे ये पता नहीं होता है कि गेहूं उगता कैसे है। बस वहां की जैसी पथरीली जमीन होती है, वहां पे देख के वो सोचता है कि यहाँ पे तो घास फूस उगाए हैं, तो मेरी फसल तो अपने आप ही उग जाएगी, कोई बात नहीं। वो सारे गेहूं को ऐसे ही फेंक कर आ जाता है। पर उनका छोटा बेटा जो काफी समझदार होता है, वो इन बीजों को देखता है और सोचता है कि पिताजी ने हमारे हाथ में सिर्फ बीज नहीं दिया है, एक संभावना दी है। इस संभावना को हम संभव कैसे बना सकते हैं। वो अपने खेत में जाता है और कुछ किसान से मिलता है और कहता है कि मैं इस बीज को पूरे खेत में उगाना चाहता हूँ, क्या करना होगा मुझे। वो पहले राय मशवरा लेता है, पहले उसकी समझ निकालता है, किसान से पूछता है। किसान उसकी मदद भी करते हैं और सोचते हैं कि राजा का बेटा होकर किसानी करने आया है, क्या बात है, प्रजा के बीच में रहकर। किसान उसे बताते हैं कि पहले मिट्टी को साफ कराइए, मिट्टी की घास फूस हटाइए, मिट्टी जिस तरीके की उपजाऊ हो वहां पे ही ये गेहूं बोइए। उनकी सलाह के हिसाब से उनका ये छोटा बेटा चलता है। 1 साल के बाद राजा वापस आते हैं और देखते हैं और अपने बड़े बेटे को बुलाते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले तुमसे शुरुआत की जाए, क्योंकि तुम बहुत बड़े हो, मतलब हम सब में, इन सब में तुम सबसे बड़े हो, तो तुम बताओ तुमने उस बीज का क्या किया। वो कहते हैं कि पिताजी मैं बताऊं क्यों, मैं चलिए आपको दिखाई देता हूँ। बोलते हैं चलो। वो ले जाते हैं अपने कक्ष में, अपने कमरे में, और कहते हैं कि पिताजी ये देखिए, आपकी दी गई संपत्ति अभी भी मेरे पास सलामत है और मैं इसे अपने ही कमरे में रखता था, किसी सैनिक या पहरेदार के भरोसे नहीं। और क्योंकि आपकी दी गई चीज का मुझे कितना सम्मान है, आप देखिए। वो अलमारी खोलते हैं, देखते हैं तो सारे बीज सड़ चुके होते हैं और जो बीज बचे होते हैं वो किसी काम के नहीं रहे होते हैं। उनके पिताजी देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं बस बेटा,
मैं समझ गया तुमने इस बीज का उपयोग कैसे किया। वो दूसरे नंबर के लड़के से पूछते हैं, वो कहते हैं कि तुमने बीज का क्या किया। वो भी कहते हैं मैं भी भैया की तरह एक काम करता हूँ, आपको वो चीज दिखाई देता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। मैंने भैया की तरह इस बीज को किसी सड़ने के लिए नहीं छोड़ा था, मैंने उसे एक संभावना के रूप में बदला था। उसके पिता थोड़े प्रसन्न होते हैं कि चलो ठीक है, एक लड़का तो समझदार है। वो जाते हैं उसके साथ में और देखते हैं, कहते हैं तुम्हारा बीज कहाँ है, क्योंकि वहां पे पथरीली जमीन होती है, पहाड़ी जमीन होती है। और वो सोचता है कि यार यहाँ पे तो घास फूस उगाई थी, तो मेरा गेहूं का जो बीज था वो क्यों नहीं उगा। वो अपने पिता से कहता है, पिताजी मैंने यहाँ पे सारे गेहूं छूट दिए थे और मैं सोचता था कि मैं एक के बदले 10 दूंगा। तो उसके पिता उससे सवाल कहते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, इन साल भर के अंदर कभी भी तुम वापस यहाँ आकर देख गए कि तुम्हारी फसल उग रही है या नहीं। उसने कहा नहीं, मैंने सोचा कि जब यहाँ पे घास फूस ऐसे ही उग जाता है तो मेरी फसल क्या है, वो तो अपने आप ही उग जाएगी। वो कहते हैं ठीक है बेटा। बेटे ने समझ तो चलाई पर सही दिशा में नहीं। उन्हें उम्मीद अपने आखिरी बेटे पे होती है, और आखिरी बेटा जो कि घर पे नहीं होता है, वो अपने खेत में होता है, अपने पिता की दी गई संभावनाओं को संभव में बनाने में लगा होता है। मंत्री से पूछते हैं, मंत्री कहते हैं कि पिता आपकी दी गई संभावनाओं के बाद वो कभी घर ही नहीं आए, वो उसी जगह खेत में है। वो कहता है कि जब तक मेरे पिताजी नहीं आ जाएंगे मैं यहाँ से घर वापस नहीं आऊंगा या महल वापस नहीं आऊंगा। उसके पिता बहुत प्रसन्न होते हैं और उस खेत में जाते हैं। उसके पिता जब खेत में पहुंचते हैं और देखते हैं कि खेत में एक पूरी जो जमीन होती है वो गेहूं की फसल से लहरा होती है, और सूर्य की जो धीमी धीमी किरणें होती हैं उससे गेहूं की बाल को छूते हुए सोने की तरह जो चमक रहती है, और ठंडी हवा के साथ उसकी लहराने की जो वो सीन होता है वो काफी दृश्य दिलचस्प और उन्हें दिल को छू जाने वाला लगता है। राजा अति प्रसन्न होते हैं और सोचते हैं कि वाह, आज की फसल तो इस बार किसानों ने कितनी अच्छी की है। वो अपने पुत्र से मिलते हैं और कहते हैं, किसानों से तुमने कुछ सीखा? तो किसानों ने कहा, नहीं, इस बार हमने आपके पुत्र से कुछ सीखा। राजा शौक हो जाते हैं एक तरीके की और पूछते हैं कि मेरे पुत्र ने ऐसा क्या सिखाया। उन्होंने कहा कि आपके पुत्र ने हमें यह सिखाया कि हमें अपने खेतों की किस तरीके से सम्मान करना चाहिए। हम भले राज्य धर्म से मतलब राजकुल से आते हैं, पर उन्होंने हमारे साथ रह के पूरे साल खेती की है। वो हमेशा यही कहते हैं कि मेरे पिताजी मुझे एक संभावना देकर गए हैं, मुझे इसे संभव बनाना है। बस फिर क्या, ये जो फसल आप देख रहे हैं आपके पुत्र ने ही उगाई है। राजा को अपने सवाल का जवाब मिल जाता है। कहने का मतलब है राज्य का उत्तराधिकारी मिल जाता है, राज का युवराज मिल जाता है, और यही नहीं, राज्य का उन्हें राजा मिल जाता है। वो अपने छोटे बेटे को उस राज्य का राजा बना देते हैं। कहानी का एंड यही होता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हर समय हमारे अंदर भी संभावनाएं पल रही होती हैं उस बीज की तरह, पर हम उसे संभव कैसे बनाते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम अपनी इमोशनली मिस्टेक के कारण, जिस तरह उसके बड़े बेटे ने लड़की की गलती की या दूसरे नंबर की लड़के ने गलती की, कि हम बस यूं सोच ले कि बस ठीक है, संभावनाएं हैं, हो जाएंगी अपने आप संभव, या फिर बिना देखी जमीन पे उसे फेंक दी जाए, या जिसमें दिल नहीं लगता, दिमाग नहीं लगता, वो काम को आप करने लग जाएं, जिंदगी में आप सबसे सक्सेस नहीं हो सकते। जिससे काम में आपकी समझ आपका साथ देती हो, आपको वही काम करना चाहिए। नहीं तो जिस काम को आपको समझ लगानी पड़े उस काम को अपनी पसंद बना लीजिए, फिर देखिए आपका वो काम किस तरीके से ग्रोथ करेगा। बस यही कहूंगा कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और जाते जाते ये बात जरूर कहूंगा कि लाइफ में सिचुएशन हो कितने भी इमोशनली, बट आपका रिएक्ट होना चाहिए एकदम प्रैक्टिकली।